खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की सबसे बड़ी अदालत में कल से ट्रिपल तलाक पर बहस की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है और पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला ट्रिपल तलाक का है। कोर्ट का कहना है कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उसे सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। उधर जमीयत उलेमा हिंद के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के 25 लोगों के एक डेलीगेशन ने कल पीएम मोदी से मुलाकात कर ट्रिपल तलाक के मसले पर उनके रुख की तारीफ की है। डेलीगेशन ने उनकी न्यू इंडिया की मुहिम में शाना बशाना चलने की बात कही है। इस बातचीत में मोदी ने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय को ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सियासत का मौका नहीं देना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रिपल तलाक खत्म कर पीएम के न्यू इंडिया का भागीदार बनने के लिए तैयार हैं मुसलमान? इसी पर करेंगे आज अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में मुस्लिम तबके के तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद दानिशवरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे पर खुद एतमादी जाहिर की। मुस्लिम वफद ने एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है जबकि मुल्क में 3 तलाक और गौकशी पर सियासी बयानबाजियां शबाब पर हैं। मुस्लिम दानिशवरों ने 3 तलाक के मसले पर मोदी के रवैये में आई तब्दीली की सराहना की। मोदी ने तमाम रहनुमाओं से इस बारे में बेहतर इक़दाम किए जाने की अपील की। हमारी बात हुकूमत के सरबराहों तक वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचे, उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। और इस वक्त में ख़ास तौर पर हमने मुल्क में अमन व अमान के लिए और दहशतगर्दी की मुखालफत के सिलसिले में बाहमी ताउन के लिए इस मौजू पर बातचीत की है। और इस तरह आइंदा के लिए भी ये रास्ता कि फिर जो भी मसला आए उसको पेश किया जाएगा और उसके हल करने के लिए आसानी पैदा की जाएगी। इजलास के बाद मौलाना महमूद मदनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुस्लिम तबका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन में बराबरी का किरदार अदा करने तैयार है। दहशतगर्दी को सबसे बड़ा चैलेंज समझते हुए मुस्लिम वफद ने एक साथ मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क के हालात जिस तरह के दहशत का माहौल बन रहा है, ऐसे में ज़रूरी हो गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करी जाए। और ये मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में, बहुत इत्मीनान के साथ हुई है और उन्होंने जितने इश्यूज उठाए गए उसके ऊपर बहुत दो टूक, बहुत रीजनेबल, बहुत सेटिस्फैक्टरी एटीट्यूड था उनका। तो हम बहुत पुरुम्मीद होकर के इस मुलाकात से जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 तलाक और फतवा जारी करने को गैर आईनी करार दिया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ आइन से बड़ा नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक और फतवा जारी करने के संबंध में अपने कई निष्कर्ष, कानूनी निष्कर्ष दिए हैं और कोर्ट ने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कानून या कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे व्यक्तिगत हो या चाहे सार्वजनिक रूप से हो, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू होगा और जो भी पर्सनल लॉ के जो भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे, अनुच्छेद का, मूल अधिकारों का, वो सब प्रभावी नहीं हो सकते, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। 3 तलाक मामले में जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में मुस्लिम दानिशवरों की नरेंद्र मोदी से मुलाकात और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन में मुस्बित किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार काफी अहम माना जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत की रोशनी में तलाक के मसले को हल करने का इरादा जाहिर कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए तैयार हैं मुसलमान? यह है हमारा आज का सवाल और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल हसन वासे साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, और पीएम से जो 25 मुस्लिम स्कॉलर्स का डेलीगेशन मिला था उसके प्रोफेसर वासे साहब भी एक हिस्सा थे, एक अहम हिस्सा थे। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चेयरमैन फैजान रजा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखेंगे। अब्दुल रहमान साहब, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शमीना शफीक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं दिल्ली से।
और सूफियान निजामी साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। सबसे पहले मौलाना अख्तरुल हसन वासे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेलीगेशन ने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से, सबका साथ सबका विकास का जो उनका मंत्र है, उसको लेकर बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं मुस्लिम समाज के मन में थीं। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक से अलग हटकर यह सवाल कि वो शंकाएं क्या दूर हुई इस मुलाकात के बाद, भरोसा क्या मिला? जी बहुत समीर अब्बास साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम में याद किया, और मुझे अफसोस है कि मैं स्टूडियो में हाजिर नहीं हो सका ताकि आपसे बिलमुशाफा मुलाकात होती हो दोस्तों से। जहां तक सवाल है एक कल की मुलाकात का, ये एक पहल है एक ख़ास पस मंज़र में कि मुल्क के अंदर जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह की दहशत और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके हवाले से ये मुलाकात हुई थी। और इसके अंदर जो अभी नताइज के बारे में फैसला कुन कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगा। हमने अपनी बात रखी है, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी शंका और अपनी शिकायत पेश की है, और अब उस पर वो किस तरह से सरकार और सरकारी मशीनरी आगे अमल करती है, इसके ऊपर आगे वक्त में इसको देखा जाएगा और उसके बाद कोई बात की जाएगी। अभी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए हैं और इसी वक्त हम कोई फैसला सुना दें वो, और मेरा ख्याल ये है कि हम तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपने मसाइल को और अपने मसाइब का एक तरह से उनके सामने इजहार करने गए थे। नहीं, फैसला सुनने की मंशा भी नहीं थी मेरी, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो भरोसा आप लोग चाह रहे थे, जो तमाम शंकाएं आशंकाएं थीं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए और खास तौर पर गौरक्षा को लेकर गौरक्षकों की गुंडागर्दी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों सामने आई, तो उसको लेकर बहुत सारे सवालात थे मुस्लिम समुदाय के मन में। उनका जवाब क्या कुछ मिल पाया, कुछ भरोसा मिल पाया क्या? नहीं, वो बात वाज़े तौर पे उनकी खिदमत में पेश की गई कि आपने ये बयान दिया कि कानून की बालादस्ती कायम होगी, किसी को अपने हाथ में कानून नहीं लेने दिया जाएगा। यही बात यूपी के वजीर आला ने कही, लेकिन हमारा मानना ये है कि आपने और वजीर आला यूपी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उनका उस तरह से कि हमें वो असर नहीं लिया जैसे उन्हें लेना चाहिए था। और ये लोग जो कि इस तरह से निशाना बना रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ ही साथ आपके भी मुखालिफ हैं। और उन्होंने कहा कि इस बात का एक तरह से वो नोटिस ले रहे हैं और इस पर वो करेंगे। जैसा मौलाना महमूद मदनी साहब की आपने अभी एक वो क्लिपिंग दिखाई है और उनका बयान करके दिखाया है, मेरा ख्याल ये है कि वो चूंकि उनकी तहरीक पर ये डेलीगेशन गया था और वही इसके दाई थे, इसलिए मैं समझता हूं उन्होंने जो कुछ कहा, मैं जाहिर बात है कि वो बिल्कुल सही कहा है। ठीक है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, ये डेलीगेशन मिला और इसने जो प्रधानमंत्री मोदी का न्यू इंडिया पूरा विजन है, उसमें एक तरह से यह कहा गया कि भाई हम बराबरी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और इस न्यू इंडिया विजन में जाहिर है जो ट्रिपल तलाक के नाम पर नाइंसाफियां हो रही हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ, उसका भी जिक्र हुआ। तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि क्या वाकई देश के मुसलमान तैयार हैं इस न्यू इंडिया में बराबर के हिस्सेदार बनने के लिए, शाना बशाना चलने के लिए? और जो बुराइयां हैं, जो ट्रिपल तलाक का मसला है जिसको लेकर लगातार हल्ला मचा हुआ है, नाइंसाफियों का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या उसको खत्म करने के लिए तैयार है मुस्लिम समाज खुद ब खुद? देखिए समीर भाई, चूंकि आज बड़ा अच्छा आपका सारे अहबाब जो बैठे हैं, यकीनन काफ़ी अच्छे लोगों को आपने चुना है, और उनमें से अच्छे लोगों में से कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल मिस्टर मोदी साहब से मुलाकातें की हैं, और अख्तर वासे साहब भी मौजूद हैं। मैं कुछ बातों को उजागर करना चाहूँगा
कि पिछले 3 सालों से मैंने कई बार मैंने आपके चैनल के हवाले से और दूसरे चैनल के हवाले से भी सारे अपने उलमा और अपने बुजुर्गों से कहा था कि क्यों नहीं आप मोदी साहब से अपनी उम्मीदें यकीन रखते हैं कि वो जरूर जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप उनसे मिलिए, लेकिन ये मिलने को कभी से तैयार भी नहीं थे। इनकी निगाहें ये लगी हुई थी कि हम मिलेंगे नहीं, इनसे ना कोई काम करवाएंगे, ये शजरे ममनुआ है, जिनको शजरे ममनुआ समझ रखा था। अगर गुलाम गोस्तानवी साहब उनसे मिल रहे थे तो उनको देवन से बाहर कर दिया जा रहा था। यही महमूद मदनी साहब और इनका ग्रुप था जिन्होंने बाहर कर दिया था, और उन्हीं चमक धमक के पीछे आज महमूद मदनी साहब चले गए, जिस चमक धमक की वजह से वो राज्यसभा में पहुंचना चाह रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर के वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर ये मुस्लिम मुआशरे की मफाद के लिए पहुंच रहे हैं तो लेकिन इस पर सवाल उठाने वाली क्या बात है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर एक तबका जाता है 25 लोगों का डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलता है तो इसमें दिक्कत क्या है? 3 साल में ये बहुत खुशी की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बात मैं पहले से कह रहा हूं कि जाना चाहिए था, लेकिन ये 3 सालों से इंतजार क्यों कर रहे थे? 3 सालों से हमने उनसे मिलना नहीं है, हमें उस ग्रुप में जाना नहीं है, हमें उनसे मुलाकात ही नहीं करना है, हमसे उन्हें कोई बात नहीं करनी है। जब ये बात करनी थी तो बहुत पहले से करना चाहिए था। कुछ लोगों को गुमराह करके कुछ लोगों ने चलिए अब हुई तो कम से कम बातचीत, भाई हमें वहां नहीं जाना, हमें उनसे नहीं मिलना है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यकीनन हमें उनसे मिलना चाहिए। अब मिले हैं तो यकीनन है कि कुछ आयन बातें होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए जिससे अगर इस्लामी मसाइल में कोई छेड़छाड़ होगी तो ये उलमा क्या स्टेप्स लेंगे, या हमारे कायदीन जो बनकर गए थे वो क्या स्टेप्स लेंगे। हमारा सबसे पहला एक ही मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि शरई मसाइल के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तो क्या ये न्यू इंडिया मिशन के साथ जुड़े रहेंगे या उसको छोड़ देंगे। आज वो मिलने की बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर के अच्छी बात करें, क्या ये न्यू इंडिया मिशन में अगर मुसलमानों के ऊपर में कोई जोर जबरदस्ती होगी उस वक्त महमूद मदनी साहब किसके साथ होंगे? मुसलमानों के साथ या बीजेपी के साथ या राज्यसभा की सीटों के साथ? ये किसके साथ होंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो लोगों की बात नहीं। उससे बड़ा सवाल ये मुफ्ती मंजूर साहब कि आप किसके साथ होंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके साथ होगा? नाइंसाफियों के साथ या इंसाफ के साथ? बिल्कुल इंसाफ के साथ। हमेशा मुस्लिम मुआशरा जो है वो जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है, जो बिलीवर्स हैं जितने भी हिंदुस्तान में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स हमेशा इंसाफ पसंद लोगों के साथ रहा है, और मैं भी इंशाल्लाह इंसाफ पसंद लोगों के साथ में रहूंगा। मैं उनके साथ रहूंगा जो अल्लाह उसके रसूल के बातों पर भी अमल करेगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान के कानून बनाए हुए कानूनों पर भी अमल करे, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है और हमें मुसलमान होने पर भी गर्व है। हम इंसाफ के साथ कल थे, आज है और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। समीर भाई ठीक है। सुफियान निजामी साहब, क्या इस मामले में रुख में कोई बदलाव आ सकता है? क्योंकि पीएम का साफ यह कहना है कि मुस्लिम समुदाय को इस पूरे मसले पर, यानी ट्रिपल तलाक के मसले पर सियासत का मौका नहीं देना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन बात है कि इसको लेकर सियासत हमेशा शुरू हो जाती है, नाइंसाफियां पीछे रह जाती हैं। तो हम खुद ही यह तय कर लें कि अब हम इस पर सियासत का मौका नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल ये समीर भाई, ये बड़े अफसोस की बात है कि ट्रिपल तलाक जैसे एक मजहबी इशू पर एक लंबे अरसे से सियासत हो रही है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म किसी भी ज़ात का, किसी कम्युनिटी और किसी बरादरी का नहीं होता है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। और अगर कोई मसला पेश आता है, कोई परेशानी पेश आती है, तो जाहिर है कि जो उसका समाधान या हल होगा वो वज़ीर आज़म के तौर पर ही किया जा सकता है। अभी जो डेलीगेशन गया है, जाहिर है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो मसाइल हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर वो वफ्द मिला है। उसमें तलाक भी है, उसमें गौकशी भी है, उसमें आतंकवाद भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यूपी में जो स्लॉटर हाउसेस बंद हैं और जो लाखों लोग जो बेरोजगार हैं उस पर भी कोई बात की गई होगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन वही बात है कि इस डेलीगेशन के जो पॉइंट हैं, इस डेलीगेशन का जो मकसद है, या इस डेलीगेशन में जो बातें वज़ीर आज़म के सामने कही गई हैं, उन बातों पर वज़ीर आज़म की तरफ से कितनी तवज्जो दी जाती है और उसको कितना सीरियस लिया जाता है, ये हम अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात जो इसमें सबसे अहम यह है कि आपने कहा कि तलाक, देखिए तलाक का जो स्टैंड उलमाए कराम का है, मुसलमानों का है, वो ऑलरेडी ये हम बात कह चुके हैं कि तलाक एक हमारा शरई मसला है, उसमें किसी तरीके की कानून शरीयत में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये बेहतर हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि जिससे गैर शरई तरीके से या बगैर किसी उज्र के अगर कोई तलाक देता है तो उसको सजा मुकर्रर कर दी जाए, उसको सजा दी जाए। देखिए, किसी तो चीज का नया कानून पेश कर देना या कोई गैर शरई है आपके हिसाब से? नए पे नया कानून ले आना,
नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि इसको तलाक बिदअत उलमा ने कहा है, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको बुरा माना गया है। लेकिन अगर कोई शख्स तलाक देता है तो उसकी तलाक तो बुरी चीज बंद होनी चाहिए। इसको ना हमने अच्छा माना है, ना शरीयत ने अच्छा माना, बुरी चीज बंद होनी चाहिए ना हदीस ने। अच्छा, लेकिन सवाल इस बात का है कि समीर भाई, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर बाज दफा कोई उज्र है, किसी बुनियाद पर ट्रिपल तलाक की जरूरत वाकई हो जाती है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो शरई तौर पर दिया गया है, बगैर किसी उज्र के दिया गया है, या उसमें उज्र है। आप सिरे से तलाक के हुक्म को या तलाक में शरीयत का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म नहीं कर सकते। आप तलाक देने वाले पर सजा मुकर्रर कर सकते हैं, जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी लखनऊ के इजलास में किया है कि जो शख्स बगैर किसी शरई उज्र के तलाक देता है, कौन सी सजा देगा बोर्ड, और बोर्ड को क्या अधिकार है सजा देने का? सोशल बाइकआउट का जिक्र आपने किया है उस जलसे के बाद। नहीं, अधिकार, जी नहीं, हमें अधिकार नहीं है। हमने कोई ऐसी आईपीसी के तहत कोई हुक्म सादिर नहीं किया है, या कोई ऐसी सजा नहीं मुकर्रर की है जो उसको डायरेक्टली हमारी कोर्ट से या आईपीसी से टकराती हो। हमने ये बात कही है कि अगर कोई शख्स शरई उमूर में मुदाखलत करता है या शरीयत का गलत इस्तेमाल करता है और अपने निजी फायदे के लिए उसको गलत तरीके से पेश करता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि उस शख्स का सामाजिक बॉयकॉट करें। हाँ शमीना जी, ये जो नया फॉर्मूला दिया गया है ना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी फिक्स लाइन हो गई है कि भाई हमने कह तो दिया कि ये गलत है, बुरा है, शरीयत में इसे बुरा माना गया है, और अगर ऐसा कोई करे तो उसका सोशल बाइकआउट कर दो। इससे क्या कुछ तस्वीर बदलने वाली है क्या शमीना जी? समीर अब्बास साहब, मुझे एक बात नहीं समीर अब्बास साहब, बहुत अफसोस के साथ हमें एक बात कहनी पड़ रही है कि हमसे कब्ल जो दो लोगों ने अपनी बात कही, दोनों की बात अगर आप सुने, अगर आप दोनों की बातों पे गौर फरमाएं, तो जो हमसे कब्ल जो साहब बोल रहे थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपकी बात का गोलमोल जवाब दिया। आपने पूछा ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग शरई है या गैर शरई है, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उनसे पहले जो साहब बोल रहे थे उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिकरण किया, राज्यसभा सीट और फलाना सीट, ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक सिटिंग में कैसा है उस पे वो बयान नहीं दे पाए। तो आप ज्यादातर जो मुसलमान मर्द हैं जो इस टॉपिक पर बोल रहे हैं, जो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, वो बार बार, क्योंकि वही पितृसत्ता, वही पेट्रियार्की दिमाग पे चढ़ी हुई है, ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में हराम है और इसको इनको कहना पड़ेगा। इन्होंने पूरी गुंजाइश दी है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि प्रॉब्लम है, अभी लखनऊ में जाकर माना है कि प्रॉब्लम है और अभी भी सोल्यूशन नहीं दिया है। अगर आप जुमलेबाजी सुनिए तो इतना लंबी चौड़ी जुमलेबाजी है, जहां पर कहा गया, अभी भी वो फरमा रहे थे कि नहीं साहब वो देखा जाएगा कौन से दायरे में शरई है कि नहीं शरई है, और उसके बाद उसका सोशल बाइकआउट किया जाएगा। इनसे पूछिए सोशल बाइकआउट का कोई पैरामीटर है? और वो औरत जिसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, एक बोल में 3 बार तलाक कह के उसको घर से निकाल दिया जाता है, उस औरत के ऊपर क्या बीतेगी, उसके बच्चों का क्या होगा, उस औरत का क्या होगा? और जो चीज जिसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है, उस बात को ये लोग बार बार क्यों सही फरमा रहे हैं? और यही वजह है कि मुसलमान औरतों को आज कोर्ट में जाना पड़ा, और यही वजह है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास तौर से जो आज सत्ता में पार्टी है, उन्होंने इसको मुस्लिम विमेन वर्सेस मुस्लिम मर्द बना दिया। हकीकतन मुसलमान औरतें कोई मुसलमान मर्दों के खिलाफ नहीं बात कर रही, वो अपने हुकूक की बात कर रही हैं। वो इस्लाम जिसने औरत को हमेशा मर्द से ज्यादा बेहतर दर्जा दिया है, वो इस्लाम जिसने औरत को बराबर का दर्जा दिया है, उसका इन लोगों ने गलत प्रैक्टिस को बार बार सही बता के मजाक बनवा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। आज हम और आप बार बार वही बात डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज गैर शरई है उस बात को ये लोग सही क्यों जायज फरमा रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मर्दानगी है, जो उनकी पूरी की पूरी वर्चस्व है जिसको कहना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा, चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक औरत को एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक कहाँ लिखा हुआ कुरान में? इनसे पूछिए, बताएं ये। तो पर्सनल लॉ बोर्ड पहले तो प्रॉब्लम ही एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से जाकर अब प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है, मगर उसका सोल्यूशन आज भी नहीं दे पाए हैं। ये अगर ये सोल्यूशन नहीं देंगे तो मुसलमान औरतें कहां जाएंगी इस देश में? तो कोर्ट के पास। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जानकार हैं। रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। इसका क्या मतलब है सीधे सीधे? इसका सीधा सीधा मतलब यह है
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी हालत में ऐसी कोई सिचुएशन, कंडीशन या ऐसी कोई कैफियत मुसल्लत नहीं कर सकता किसी पर भी जो गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो। और ट्रिपल तलाक के मामले में एक बात और मैं फिर कहूँगा कि इसको ये लोग खुद तलाक़े बिदा कहते हैं। जी। बिदत के लफ्जी माने हैं, यानी अरबी में बिदा, उसके लफ्जी माने हैं इनोवेशन, यानी कोई नई बात इंट्रोड्यूस करना। इस्लाम में, मजहब में कोई नई बात इंट्रोड्यूस करना, उसको बिदत कहा जाता है। अपने आखिरी खुतबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ फरमाया था, कुल्लो बिदअत दलाला व कुल्लो दलाला फिन्नार, कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। अब जब आप फिर इस गुमराही को खत्म करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भाई इसलिए हो रही है कि ये देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि तलाक़ बिदअत का यही मतलब है ना कि इस्लाम में ये चीज नहीं थी और लाई गई। तो फिर ये इसको क्यों खत्म नहीं करना चाहते? क्यों ये मज़ाहिम होते हैं इस बात में कि कानून बना दे पार्लियामेंट और इसको खत्म कर दे हमेशा के लिए? इनकी जो ये हठधर्मी है, आपका ये मौजू है आज का, कि क्या ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद मुसलमान नए इंडिया के विजन में शामिल होंगे? या तो ये कभी भी मुसलमानों को शामिल नहीं होने देंगे। और अभी जो महमूद मदनी साहब फरमा रहे थे कि साहब तमाम मुसलमान तैयार हैं, तो क्या चंद दिनों में उन्होंने जाकर 20 करोड़ मुसलमानों से उनकी राय ले ली कि वो तैयार हैं? एक तरफ वो मुसलमानों को इस बात के लिए तैयार बताते हैं कि वो न्यू इंडिया के विजन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक जैसे मामूली मामले पर जो शैतानी काम है इनके अपने कहे के मुताबिक, जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं, लेकिन उसको ये खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये चाहते हैं कि मजहब वो हो, और अब तो खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से कहते हैं कि मजहब वो नहीं है। आप तो वकील हैं, आप तो पढ़े लिखे सूटेड बूटेड आदमी हैं, लिहाजा आपका इस्लाम से क्या ताल्लुक हो सकता है? मजहब वो है जो हम बताएंगे, लोग उस मजहब को मानेंगे जो हम बताएंगे। ये हठधर्मी जो है ये पूरी कौम को गुमराह कर रही है, कौम की असली बात सामने नहीं आ रही है। अगर कल रेफरेंडम करा लिया जाए, और हमारे कुछ इस तरह के इरादे भी हैं जी, इन्होंने जो तलाक के मौजू पर औरतों से दस्तखत लिए, क्या कह कर लिए? नंबर एक, मैं उस शख्स से वाकिफ हूं जिसने वो कंप्यूटर डिस्क बनाया जो लॉ कमीशन में जाकर इन्होंने पेश किया। जितने दस्तखत थे उनको 2 गुना 2.5 गुना कर दिया गया, और जितने दस्तखत लिए भी गए, क्या वो तमाम औरतें इस काबिल थी या शमीना साहिबा जैसी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी कि उनको मालूम था कि ट्रिपल तलाक क्या है और ये हम किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं? उनसे सिर्फ ये कहा गया, जो कहकर इन्होंने ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इब्तिदा में बनाया था कि इस्लाम खतरे में है, भेड़िया आया, इस्लाम खतरे में है, शरीयत पर हमला हो गया। ये इन्होंने जाकर लोगों को सिर्फ ये कहा है औरतों को कि इस्लाम का कानून बदलना चाहती है हुकूमत, हम उसको बचाना चाहते हैं, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर वासे साहब, फिर कैसे न्यू इंडिया विजन में शामिल होंगे देश के मुसलमान, जब अपनी कौम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन हम देने के लिए तैयार नहीं है, खुद ब खुद अमल करने के लिए तैयार नहीं है उन बातों पर जो कि बेहद जरूरी हो चुकी हैं? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करता हूं जहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसमें एक बात को हमारे मुअज़्ज़िज़ जज ने पेश नज़र नहीं रखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो दस्तूर से अलग कोई चीज़ नहीं है, बल्कि दस्तूर हिंद का जुज़्वे आज़म है। और जहाँ तक सवाल है, मैं फिर कहता हूँ कि 3 तलाक के मसले को मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ हथियार बनाना जो है वो इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। मैं ये भी मानता हूँ कि आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी नुमाइंदा जमात है उसको हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की जुर्रत की तरह से जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, जैसे उन्होंने औरतों को खुला दिलाने के लिए अल-हिलतुन नाज़िज़ा लिखकर मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में तरमीम कराई थी, उस तरह से क्या में हमें आगे आना चाहिए। और ये बात अपनी जगह तय है कि मैं फिर कल वजीर आजम ने एक बात कही थी, मैं उसे यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था इस मसले को राजनेताओं के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी को इसका फैसला करना चाहिए, उलमा को इसका हल निकालना चाहिए, चूंकि जो हल राजनेता निकालेंगे वो
उनका उसमें शोषण होगा और उससे फायदा नहीं होगा, बल्कि परमानेंट हल जो है वही होगा जो कम्युनिटी निकालेगी। मैं बड़े अदब के साथ और बड़े एहतराम के साथ उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअ मतीन से ये गुजारिश करता हूं कि जो चीज अल्लाह के को ने जिसको जायज नहीं रखा है, जिसको रसूल ने नापसंद किया है, हजरत उमर ने जिसको नाफिज तो किया लेकिन गलत तरीके से तलाक देने वालों को सजाएं दी, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, चूंकि उसके पास खुद कुव्वत नाफजा नहीं है, इसलिए शरीयत जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है उसके अंदर वो प्रोविजन डलवाए जाएं जो हजरत उमर ने जिनको जायज रखा था कि 3 तलाक देने वाले ने अगर गलत तरीके से तलाक दी तो उसको कोड़े भी लगवाए हैं, उस पर जुर्माना भी किया है, उस जेल भी दी है। बिल्कुल। तो मुफ्ती मंजूर साहब जवाब दीजिए इसका, उलमाए दीन क्या तैयार होंगे इसके लिए? बनाना चाहिए, सियासत मत आने दीजिए, खुद कीजिए फैसला, जो बुराइयां हैं खत्म कीजिए उसको, इसमें शर्म किस बात की? और नहीं, और खुद बना के हुकूमत को पेश कीजिए। एक बात मैं जो और अर्ज करना चाहता हूं आपके चैनल के हवाले से, और उसे मैं लिख भी चुका जी, वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो उन दुखियारी औरतों से राब्ता करे, उनकी तकलीफों को समझे, जो कि 3 तलाक के गलत इस्तेमाल की वजह से दर दर भटक रही हैं और योगी और मोदी के दरबार में साहब जवाब देना चाह रहे हैं और अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं। अगर मुफ्ती मंजूर साहब जी देखिए समीर भाई मैं बहुत ही बड़े अदब और एहतराम के साथ तमाम पैनलिस्ट की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखते हुए मैं कहना चाहूंगा, और मैंने बार बार आपके इसी चैनल के हवाले से कहा है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 3 तलाक की नौबतें आई थी, वो अहादीस से भी रोशनी में महफूज हैं और तमाम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हजरत उमर ने जिस तजवीज़ को सामने रखा था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज़ पर अमल करते हुए हमें और तमाम लोगों को चाहिए कि हम उस पर अमल करें, और अख्तर वासी साहब की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर कोई जबर हमारे साथ करे उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ये होना चाहिए कि हमारे तमाम वो मसाइल जो शरई नुक्ते नजर के तहत आते हैं, शरीयत एक्ट के अंदर आते हैं, उस पर अल्लाह उसके रसूल के जो फरमान है उस पर अमल करें। उलमाओं ने बार बार इस बारे में कहा है कि वो लोग जो गलत तरीके से तलाक देते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। उलमा इस पर मुत्तफिक हैं और मैं समझता हूं कि मुस्लिम मुआशरा भी इस बात पर मुत्तफिक है। यहां तो बात सिर्फ ये आ रही है कि मुआशरे की गलती को इस्लाम नहीं, लेकिन मुत्तफिक इस बात पर होना पड़ेगा ना कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया जाए। आप ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक बुराई है, नहीं होना चाहिए, जो करे उसका सोशल बाइकआउट कर दो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना। पहले आप आगे आकर कहिए तो कि नहीं अब ये नहीं होगा, जो करेगा वो गैर शरई होगा, गलत होगा। आपके चैनल से भी कहा था और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं समीर भाई बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि वो लोग जो गलत तरीके से तलाक देते हैं, जिन बहनों पर साथ जाती होती हैं, जिनके साथ तकलीफों के साथ शराब के नशे में या किसी और वजह से आकर के जबरन तलाक दे देते हैं और नाजेबा हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि तलाक को खत्म करना चाहिए। कार्रवाई के लिए हम हमेशा तैयार है, उलमा तैयार है, मुस्लिम मुआशरा तैयार है, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान का सुलझा हुआ इंसान तैयार है। ठीक है शमीना जी, एक छोटा सा रिएक्शन, शमीना जी एक छोटा सा रिएक्शन, वो कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। नहीं हाँ, मगर ये मुसलमान मर्दों को वो आयाम जरूर देंगे, वो दायरा जरूर देंगे जहां वो औरत के साथ छुटकारा पा सके, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम कहना चाह रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक मॉडल निकाहनामा नहीं लागू करवा पाया है हिंदुस्तान भर में। अगर आप ये सिर्फ मॉडल निकाहनामा अगर लागू करवा देते तो इतनी जो वजूहात हैं जो सामने आ रही वो नहीं आती। ये आज तक मॉडल निकाहनामा नहीं लेकर आ पाए, ये आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं करा पाया। अलग अलग मसलक का अलग अलग अगर कोडिफाई कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो वो भी नहीं करा पाए। दारुल कज़ा में ये कहते हैं कि औरत जाके अपनी बात कह सकती है, ये बात ये नहीं समझ पाते कि जिस औरत को ऑलरेडी तलाक हो गई है वो दारुल कज़ा में जाकर करेगी क्या बेचारी, वो तो रोती है, फिर
उसको वापस तो कहीं होने की गुंजाइश होती नहीं है, और मर्द बड़े आसानी से छुटकारा पा लेते हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मगर इसकी वजह से आप किसी मर्द को पूरी तरीके से आप आजादी दे रहे हैं कि जब चाहो औरत से छुटकारा पा लो। ये तो गलत है, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। ये लोग इस्लाम का जो मैल प्रैक्टिस हो रहा है, जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है इस्लामिक प्रिंसिपल्स का, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और बिल्कुल मुफ्ती मंजूर जाई साहब, मुफ्ती मंजूर जाई साहब, निजामी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी ना, जब किसी महिला के साथ ऐसी नाइंसाफी होती है और वो दारुल कज़ा का दरवाजा खटखटाती है, मुफ्ती उलेमाओं के पास जाती है, तो कहा तो यही जाता है कि हाँ दिक्कत तो हो चुकी है, गड़बड़ हो गई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्योंकि ट्रिपल तलाक दे दिया है आपके शौहर ने, इसलिए वो हो गया, वो माना जाएगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। दिक्कत ये है, इसका सलूशन चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार बहस जारी है। और साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उसे सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। छोटे से ब्रेक के बाद इससे रिलेटेड सवाल भी उठेगा। क्या ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए तैयार हैं देश के मुसलमान? यह है हमारा आज का सवाल। क्या न्यू इंडिया की जो पीएम की मुहिम है उससे जुड़ने के लिए तैयार है मुसलमान? हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो तो उसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, मूल अधिकारों का मुस्लिम महिलाओं के उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उसे सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता, और कितने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल आप चाहते हैं कि कोर्ट करे तभी यह प्रथा बंद हो। देखिए समीर भाई, दरअसल बात यह है कि अगर आप सेंसस रिपोर्ट उठाकर देखेंगे 2011 की, तो उसमें यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि सबसे कम तलाक का जो प्रतिशत है यानी 0.5% वो मुसलमानों के अंदर है। अब जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, यकीनी तौर पर जिस समाज, अगर एक भी महिला के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते ना कि नहीं तो ये तो 0.5% महिलाओं के साथ ही हो रही है, तो ये होते रहनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या आप अगर अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहें तो मैं इससे बरी हूं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ केसेस आते हैं जहां पर ट्रिपल तलाक का मिसयूज किया जाता है तो उलमा कराम उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। अभी यहां पर बात कही जा रही थी कि उलमा ने ठेकेदारी ले ली है। आपने देखा है कि जुमे के हर खुतबे में हम अदल और इंसाफ की बात करते हैं, और जो आज बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की है कि जिस समाज के अंदर औरतों की इज्जत ना हो, आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह के फजलो करम से दहेज के नाम पर कत्ल करने की शरह सबसे कम है। आप अगर बात करेंगे सिविलाइज सोसाइटी की, तो वो सिविलाइज सोसाइटी कहां गई जहां पर औरतों को दहेज के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, जहां पर भ्रूण हत्या कर दी जाती है? क्या वो सिविलाइज सोसाइटी होगी? और मुसलमानों के अंदर अगर कुछ लोग लेकिन दहेज के नाम पर कत्ल को कोई जायज तो नहीं ठहराता, नहीं कोई ये तो नहीं कहता कि नहीं ये ठीक हो गया। गलत है तो मुसलमान करेगा वो भी गलत है, दूसरे करेगा वो भी गलत है। बिल्कुल अगर गलत है तो सब गलत तो आप क्यों मिला रहे हैं उससे? दहेज के नाम पर हत्या और ट्रिपल तलाक की नाइंसाफी अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ हो रही है, दोनों चीजों को आप क्यों मिला रहे हैं? दहेज हत्या के खिलाफ कानून बना हुआ है ना। सब नाइंसाफी है, नहीं मिलाना पड़ेगा। अगर हुकूक की बात की जाएगी तो सारी औरतें एक बराबर हैं, चाहे वो मुसलमान औरतें हों या हमारी हिंदू बहनें हों। अगर उनको दहेज के नाम पर कत्ल किया जा रहा है तो वो भी एक जुर्म है। अगर किसी को ट्रिपल तलाक बगैर किसी शरई मुद्दा ही अलग है तो वो भी जुर्म है। रहमान साहब, ये क्या दलील हुई? ये नहीं, मुद्दा नहीं अलग है, दलील नहीं है। अगर आप इंसाफ की बात करेंगे तो यह है कि सुनिए निजामी साहब, सुनिएगा जी। देखिए, हर तरीके से ये साबित हो चुका है कि तलाक सलासा यानी ट्रिपल तलाक के पीछे ना कुरान की सैंक्शन है ना हदीस की सैंक्शन है। खुद ये लोग मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ट्रिपल तलाक एक बहुत बुरी चीज है, जो शख्स ऐसा करता है शैतानी काम करता है, और अब जो ऐसा करेगा तो उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। लेकिन ये इस चीज को खत्म करने पर राजी नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये कोई जी अक्ल और जी शऊर आदमी इसको समझ नहीं पा रहा है। और जहां तक बात है ये नए
नए हिंदुस्तान के विजन में और उस मुहिम में शामिल होने की जी, तो जो लोग एक ऐसी बुराई को जो माशरे की एक बहुत बड़ी बुराई बनकर उभरी है आप कहें कि खत्म नहीं करना चाहते, नियत ही नहीं है उसको खत्म करने की, तो वो नए हिंदुस्तान के विजन में जो और नई नई चीजें सामने आएंगी, नई नई बातें सामने आएंगी, नई नई सिचुएशन सामने आएंगी, तो वो तो वहां आकर फिर इस्लाम का और शरीयत का हुआ खड़ा कर देंगे। न किसी उलमा की हैसियत नाजायज बात की जाए, किसी मुसलमान की हैसियत है कि वो कुरान शरीयत की हुक्म मुदाखलत की कोशिश करे तो ठीक है निजामी साहब, आप जब बोल रहे थे तो रहमान साहब कहां बीच में बोल रहे थे? सुन लीजिए। देखिए ठीक है, अगर ठीक है, मैं आऊंगा एक एक करके। जी मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। अगर नाजायज मुदाखलत हो तो हर शख्स उसकी मुखालफत करेगा, मुसलमान तो मुसलमान, नॉन मुस्लिम लोग भी उसकी मुखालफत करेंगे जी। लेकिन अगर ये मौलवी हजरात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाजायज बात करेगा, यानी एक नाजायज एक बुराई को मिटाने की कोशिश जो गवर्नमेंट कर रही है या जो भी उसमें दिलचस्पी रखती है तंजीमें वो कर रही हैं, जिसको हम मान भी रहे हैं कि ये एक बुराई है और बड़ी छोटी सी बुराई है, तो ये लोग माशरे की बड़ी बड़ी बुराइयों को मिटाने के लिए कहां तैयार हो जाएंगे? किस तरह ये माशरे को या मुस्लिम कम्युनिटी को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि नया हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान का विजन पेश किया गया है, आओ इसमें शामिल हो जाओ। मुफ्ती मंजूर साहब जवाब दीजिए, कैसे जुड़ेंगे न्यू इंडिया से? फिर एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो शख्स बुरा है, गलत है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी शख्स ने 3 तलाकें दे दी तो क्या आप उस शख्स को इस नई इंडिया के मिशन के अंदर में उस औरत के साथ रहने पे मजबूर करेंगे? 3 तलाक दी हुई औरत को, जिसको तलाक दे दिया 1 सिटिंग के अंदर में, आप ये बताएं, अगर आपके घर में ये मामलात होंगे तो क्या आप उसको घर में रखना पसंद करेंगे? ये तो एक निहायत घटिया बात है कि आप इस चीज की मुआफिकत में जा रहे हैं जो शरई उमूर के तहत आता है। आप उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। दूसरी बात मैं शमीना बयान के कहना चाहूंगा कि न्यू इंडिया यकीनन इंडिया की तरक्की और खुशहाली के लिए चाहिए, ना कि मुसलमानों के ऊपर किसी चीज को थोपने के लिए। अगर कोई शख्स किसी वजह से एक सिटिंग में तलाक दे दिया तो क्या उस शख्स को उस औरत के साथ रखने पर मजबूर करेगी हुकूमत हिंद या हमारे एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब उसे रहने पर मजबूर करेंगे? मुसलमान औरत आज गुजर रही है, इस हालात से अगर मुसलमान मर्द गुजर रहे होते तो आप यही कहते? जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन हालात से मुसलमान SMS पे तलाक, व्हाट्सएप पे तलाक, फैक्स से तलाक, फोन से तलाक, अगर यही हालात से मुसलमान मर्द गुजर रहे होते तो क्या आप यही बात कहते? नहीं कहते आप, क्योंकि ये औरतों का मसला है, लिहाजा आपको हर चीज समझ में आ रही है। बहुत शमीना सुनिए शमीना बहन, आप इस चीज को गलत तरीके से ले रही हैं। शमीना बहन, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। शरीयत मोहम्मदी का फैसला वही फैसला होगा जो आज से 1400 साल पहले था। पहले मेरी बात सुन लीजिए। शमीना बहन सुनिए, मर्दों के लिए भी वही बात होनी चाहिए, औरतों के लिए भी होनी चाहिए। जो इस्लाम जिसने तलाक का तलाक देने का, जिस इस्लाम ने उसकी हिदायत दी हो, आप किसी ने काम किया है तो उलमा ने किया है। शराब का हुक्म सादिर करने में उलमा सबसे ज्यादा पशोपेश है। चोरी के बारे में ठीक है निजामी साहब, आप बोल चुके हैं। प्रोफेसर वासे इस बात का जवाब क्या आप दे सकते हैं? क्या मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जिस बात को उठा रहे हैं वो कह रहे हैं क्या न्यू इंडिया, ये कैसा न्यू इंडिया होगा? इसमें एक शख्स अगर ट्रिपल तलाक दे देता है तो क्या उसे मजबूर किया जाएगा अपनी बीवी के साथ रहने के लिए जिसको वो तलाक दे चुका है? ये एक बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, नहीं, मैं समीर साहब, आपने जो बार बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज के उस बात बयान को वो किया है कि वो समाज मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता जिसमें औरतें इज्जत के साथ न रहें, मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ। इसलिए कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत से खड़े होके रसूल रहमत ने ये कहा था मर्दों से, औरतें तुम्हारे पास खुदा की अमानत है। और ये हम सब जानते हैं कि दुनिया के मामलात में आपस में खयानत कितना बड़ा जुर्म है, तो अल्लाह की अमानत जो है उसके साथ खयानत करना जो है वो कितनी बड़ी सजा का मूजिब होगा। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं इस दलील से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कम मैली है, इसलिए ये जायज है। ये गलत बात है। हमें दूसरों की बुराइयों से अपने मुआशरे की बुराइयों का जवाब तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम खैर का, अदल का, हुस्न का मजहब है। हमें उसके उसी मेयार पर अपने मुआशरे को जांचना चाहिए, परखना चाहिए,
अपना एहतसाब करना चाहिए और उसको उसी तर्ज पर उसकी तामीर करनी चाहिए कि वो जमाने के लिए खैर का बाइस हो, हुस्न का बाइस हो, अदल का नकीब हो। ये बात मुझे कहनी थी। तीसरी बात जो जी निजामी साहब, ये आपके लिए प्रोफेसर वासे की बात कुछ समझ में आई आपको? इन सब चीजों से पूरे इस्लाम की तस्वीर बदनाम होती है। सुनिए, और मेरी इस्लाम की एक अच्छी तस्वीर पेश करने की जरूरत है, इसलिए ये जो बुराइयां हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, इसे खत्म किए जाने की जरूरत है। जो समीर भाई उनकी सुन लें। अच्छा समीर साहब, मैं आखिरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये, जी बोल लीजिए वासे साहब, कि अगर आप ये समझते हैं कि सरकार को मदाखलत नहीं करनी चाहिए, अदलिया को इसका फैसला नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ये कर लीजिए कि जिस तरह निकाह बगैर काजी के जायज नहीं है, इसी तरह तलाक भी काजी के बगैर जायज नहीं होगी। जिस तरह निकाह में गवाहों की जरूरत है, इसी तरह तलाक के लिए भी गवाह होने चाहिए, एक लड़की की तरफ से और एक लड़के की तरफ से, ताकि सालिसी का काम भी हो जाए। अगर बेहतरी का कोई मामला हो सकता है, इस्लामी मसाइल में शराइत कहां से ले आएंगे साहब? ठीक है सूफियान निजामी साहब, क्या ऐसा मुमकिन होगा, क्या एक कदम और आगे बढ़ेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम उलेमा? ये तो कह दिया आपने कि सोशल बाइकआउट हो जाएगा, बुराई है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या एक कदम आगे बढ़कर जिस व्यवस्था का जिक्र प्रोफेसर वासे कर रहे हैं वो मुमकिन है क्या? समीर भाई, देखिए समीर भाई, पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं जो डॉक्टर अख्तरुल वासे साहब ने रखा था कि देखिए मैंने ये नहीं कहा है कि ट्रिपल तलाक देने वाला मेरी कमीज बेहतर है और उसकी कमीज बेहतर नहीं है, ये सवाल नहीं है। यहाँ पर मैंने ये बात कही है कि जुर्म चाहे जिस कम्युनिटी में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे हमारे दूसरी कम्युनिटीज़ में हो, जुर्म जुर्म है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, देखिए हम बात शुरू से ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर एक्टिव हो, सरकार उलमा से बात करे। जैसे कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात ऑलरेडी कही है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो उलमा हजरात हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आके पहल करनी चाहिए। तो हम जो इस्लाह मुआशरा कमेटी है उसमें ये बात कह रहे हैं, और जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि भाई आप इस तरीके से तलाक का मिसयूज नहीं करिए। नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं कहा कि व्हाट्सएप पर अगर कोई किसी को ट्रिपल तलाक दे देगा तो वो नहीं माना जाएगा, ये जुर्म है, नहीं कहा ना आपने। ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, मैसेज के जरिए मैंने ये बात समीर भाई, ट्रिपल तलाक अगर कोई दे देगा तो वो जुर्म है, ये कहा गया। समीर भाई, हमने ये बात कही है कि कानून को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कानून को मजबूत करने की जरूरत है। अगर कोई शख्स तलाक दे रहा है तो उस तलाक पर सजा मुकर्रर करने की जरूरत है। जब आप इस चीज को ले आएंगे और उसको सेटअप में ले आएंगे और वो इस एक आपके अमली जिंदगी में सजा मुकर्रर करना तो अगला स्टेप है ना, पहले तो उसको आप खारिज कीजिए ना कि ऐसा तलाक होगा ही नहीं। यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है निजामी साहब। कानून बिल्कुल कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा जहां पर हमारे खारिज क्यों नहीं होगा? ये बताइए कोई भी शौहर व्हाट्सएप पर तलाक दे दे, ईमेल पर तलाक दे दे, आप कहेंगे नहीं खारिज नहीं होगा? एक बेहतर तरीका दिया है तो उस तरीके को इख्तियार करने अरे नहीं कर रहे हैं ना लोग, नहीं कर रहे हैं ना, जो बेहतर तरीका है वो नहीं इख्तियार कर रहे हैं कुछ लोग। यहाँ बात उनकी हो रही है, यहाँ बात नाइंसाफियों की हो रही है, समझिए। तो पूछिए, ये जवाब नहीं देंगे। हाँ देखिए, आप जिस तरीके से भी सवाल करेंगे, एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो हजरत से जो बात अर्ज करनी है, हजरत एक मिनट, सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे ना निजामी साहब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बदलाव के लिए तैयार ही नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई तलाक दे दे रहा है, आप उसको भी खारिज नहीं कर सकते, तो फिर खत्म होनी चाहिए ना ऐसी व्यवस्था। फिर हर कोई ये कहेगा कि खत्म होनी चाहिए व्यवस्था। हम ये बात कह रहे हैं कि इस कानून को मजबूत करने की जरूरत है, इस कानून को और मजबूती से पेश करने की जरूरत है। और रही बात जो लोग गैर शरई या बगैर किसी सबब के तलाक दे रहे हैं, तो उस पर कानून तो बनेगा ना, फिर बदलाव होगा ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी। उसके लिए तैयार है आप? इनकार कर रहे हैं, उसके लिए तैयार है मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव के लिए? समीर साहब इनसे पूछिए कौन से कानून की बात कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ। शमीना जी, ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? वो कह रहे हैं गलत है, जुर्म है और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए भी तैयार नहीं है, व्यवस्था भी नहीं बदलना चाहते, पर्सनल लॉ में भी बदलाव तैयार
के लिए तैयार नहीं है, तो फिर होगा कैसे बदलाव? हम बता रहे हैं आपको, हम बता ये गोल गोल ऐसे घुमाते रहेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इसमें हामी भर देंगे आपकी बात में तो मर्दों की आजादी में खलल पड़ेगा, और वो मर्दों की आजादी जिसको ये कहीं ना कहीं हर शख्स चाहता है कि वो कभी एंजॉय कर सकता हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जरा सा भी संजीदा होते कि जो पर्सनल लॉ के मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट उसमें मदाखलत ना करे, तो ये कम से कम खुद बैठ के उसको एक्नॉलेज करते और उसका सोल्यूशन निकालते। इनसे पूछिए इन्होंने कितनी मुसलमान औरतों से बैठकर बात करी है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी है। दूसरी बात, हम तलाक को छोड़ देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अख्तरुल वासी साहब की कि उन्होंने, मैं अपनी तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की सारी मुसलमान औरतों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूं कि आपने हमारी कम से कम भाव में हाँ मिलाई। मगर ज्यादातर मुसलमान मर्द खास तौर से जो आकर अपनी बात चैनल्स पे कह रहे हैं, वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि औरत के साथ कहीं जुल्म हो रहा है। अफसोस की बात यह है। दूसरी बात, तलाक छोड़ दीजिए, निकाह मॉडल निकाहनामा आज तक लागू नहीं करा पाए ये लोग, और नहीं कराना चाहते ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि मॉडल निकाहनामा अगर आ जाएगा तो उसमें औरत के फर्ज क्या हैं और मर्द के फराइज क्या हैं, दोनों साफ साफ लिखे हैं। तलाक किस तरह से किन हालात में हो सकती है वो भी लिखा होगा। तो ये मॉडल निकाहनामा इसीलिए नहीं, ये एम्बिग्यूटी रखना चाहते हैं, जरूरत है शमीना बहन, अल्लाह के रसूल के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ लेंगे तो यकीनन हम दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। मुफ्ती मंजूर साहब, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या मैसेज दे रहा है वो समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं पर्सनली आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन औरतों से कह रहा हूं। शमीना बहन, मैं पर्सनली आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन औरतों से मैं कहता हूं, हमारी बहनों से कहता हूं कि इस्लामी शिआर को आप समझ लें, मुफ्ती साहब को समझा दें, उलमा को समझा दें। आपने उसको गलत ले रही है शमीना बहन, आप उसको गलत ले रही हैं, आप समझिए उस चीज को। कलाम से गाफिल है, आपको कैसे लगता है? कलामुल्लाह, इसीलिए बता रहा हूं, मर्दों को भी कह रहा हूं, एक पहलू नहीं देख, आप गलत बात आप एक पहलू देख रही हैं, मैंने दोनों पहलू बताया। बराबर का दर्जा ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब। रहमान साहब एक सवाल आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है ट्रिपल तलाक के मसले को कि कोई भी मुस्लिम पति ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता जिससे समानता और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो। ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है सीधे सीधे। इसके बाद भी क्या कोई ट्रिपल तलाक दे सकता है क्या, या फिर अभी भी हम इंतजार करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो अभी मामला फैसला आया नहीं है इस पर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग ईमानदारी से सोचें, देखिए जब ये साबित हो गया कि ट्रिपल तलाक कुरान की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, रसूल की तरफ से नहीं है, तो ये लोग होते कौन हैं ट्रिपल तलाक को बरकरार रखने वाले? ये लोग होते कौन है ट्रिपल तलाक की वकालत करने वाले? और सुनिए, वजीर आजम के बयान को ये लोग बड़ी खुशी से दोहरा रहे हैं। वजीर आजम ने ये कह दिया कि भाई उलेमा हजरात, आपकी कम्युनिटी खुद बैठकर इस मसले को हल करे। अगर ये लोग इस मामले में ईमानदार हैं, अगर ये लोग इस मामले में जर्रा बराबर भी खुलूस रखते हैं, अगर इन्हें माशरे से हमदर्दी है, अगर इन्हें हिंदुस्तानी सोसाइटी से हमदर्दी है, अगर इन्हें नए हिंदुस्तान का जरा सा भी ख्याल है, तो ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे दें, एक हलफनामा दाखिल कर दें कि ये केस खत्म किए जाएं। हम इस मसले को खुद सुलझा रहे हैं, ट्रिपल तलाक को खत्म कर रहे हैं आज खुद। सुप्रीम कोर्ट सारे मामला वहीं रोक देगा। बिल्कुल। प्रोफेसर वासे, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। इस डिबेट का भी जो लबोलुआब निकल रहा है वो यही है कि अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम उलेमा ऐसे हैं, तमाम मुफ्ती ऐसे हैं जो अपने रुख में बदलाव नहीं चाहते। फिर ये जो कहा जा रहा है कि कौम के अंदर से ही सोल्यूशन निकले, वो तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर तो सियासत ही हल करेगी, कोर्ट ही हल करेगा इसका। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट का कोई हल जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिटी में मान्यता नहीं हासिल करेगा। सियासत की मदाखलत मसले को खराब करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से मेरी हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से हाथ जोड़ के 10 बस्ता गुजारिश है कि वो इस्लाम की जो रूह है और उसके मुताबिक खुद कानून वज़ा करें, उसको एक शक्ल दें और हुकूमत को जाके पेश करें कि ये कानून है। तलाक इसके खिलाफ अगर कोई देता है तो फिर उस पर इन दफात का इंतबाक हो सकता है। इस वक्त जो हमारी परेशानी है, मैं 2 लफ्जों में अगर कहूं तो ये है कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मान रहे हैं। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम कुरान की तरफ जाएं
और जिस बात पर अल्लाह के रसूल ने नाराजगी का इजहार किया है, हम रसूल की नाराजगी का सबब न बने, क्योंकि मेरे नजदीक बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही प्रोफेसर वासिफ साहब। और इसी बयान के साथ, इसी स्टेटमेंट के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा कि मसला यहां पर यही है कि हम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की मानने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। शमीना शफीक, मौलाना सूफियान निजामी, मुफ्ती मंजूर जई साहब, प्रोफेसर वासे, अब्दुल रहमान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।